हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग लेखांकन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ईओ या एपीएफसी एग्जाम में। ईपीएफओ का जो एग्जाम होने वाला है 2 जुलाई को, तो 2 जुलाई में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। देखिए 2 भी पूछे जा सकते हैं और हो सकता है 4 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम कुल 4 वीडियो बनाएंगे। 4 वीडियो में हम आपकी पूरी अकाउंटिंग खत्म करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद में हम कोशिश करेंगे एक 5वां वीडियो और बना दिया जाए जिसमें हम क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दें। 100 क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे तो 100 क्वेश्चन में आपको काफ़ी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले इसके पार्ट हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएँ। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही अकाउंटिंग के वीडियो आएंगे। साथ ही साथ में हम आपके साथ बहुत सी मैराथन वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम 2 मैराथन वीडियो आपकी चला चुके हैं। 2 कौन कौन सी चला चुके हैं आपकी? एक मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट हो गई है, इसके बाद में एक इकोनॉमी की मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। 2 पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं और इसके साथ ही में एक मैराथन वीडियो किसकी भी कंप्लीट हो गई है, इंडस्ट्रियल रिलेशन की कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में आने वाले समय में हम कौन कौन सी मैराथन वीडियो लेकर आने वाले हैं? आने वाले समय में जो अकाउंटिंग के पूरे वीडियो आपको मिलेंगे और करेंट अफेयर्स की एक पार्ट आ चुका है, इसके 2 पार्ट और आने को है करेंट अफेयर्स के। तो इसके किसका अकाउंटिंग के आपको चारों वीडियो और मिलेंगे। इसके बाद में ऑडिटिंग का एक वीडियो मिलेगा। ऑडिटिंग के बाद में आपको जनरल साइंस का एक वीडियो मिलेगा। इसके बाद में आपको जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फार्मूला का एक वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही साथ में कंप्यूटर का एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको 10 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, तो 10 में हम गारंटी लेकर आपको बता रहे हैं कि 8 क्वेश्चन कम से कम हम आपको एक ही वीडियो से फंसवा देंगे। मात्र एक वीडियो से 8 क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे डायरेक्टली। और 8 क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप जरूर देखिएगा, आपको पता होगा कि 8 क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आज के सेशन में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग का सेशन भी एक इंपॉर्टेंट सेशन है और उसका सेक्शन में देखिए, इस सेक्शन में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होंगी। तो अकाउंटिंग को पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? ट्रांजैक्शन और इवेंट में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या होता है ट्रांजैक्शन में और इवेंट में। देखिए ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन हमें करना पड़ता है, हम कुछ भी कर रहे हैं ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। हम कुछ सामान ले रहे हैं दुकान से, वो ट्रांजैक्शन है। और वो हमें कुछ रुपए वापस दे रहा है तो वो ट्रांजैक्शन है। हमने कुछ ज़्यादा रुपए दिए उससे वापस मिलना है, वो ट्रांजैक्शन है। हर एक वो चीज़ जो ट्रांजैक्शन है तो ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब इवेंट क्या होता है मेरे भाई? तो इवेंट होता है सर इवेंट होता है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में जो रिजल्ट आता है वही होता है इवेंट। चलिए हम एग्जांपल देते हैं, आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं। देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए एक सब्जी वाले भैया हैं। तो सब्जी वाले भैया ने क्या किया कि अपने सुबह उठ कर गए मंडी, सब्जी मंडी गए। तो सब्जी मंडी से उन्होंने होलसेल में थोक में क्या कर लिया, सब्जी खरीद ली। और इन्होंने मान लो सब्जी खरीदी यहाँ पर कितने की, 500 रुपये की सब्जी खरीद ली। 500 रुपये की सब्जी खरीद ली तो ये क्या हुआ, ये एक ट्रांजेक्शन हुआ। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा, 500 की सब्जी खरीदी। इसके बाद इन्होंने पूरे दिन इस सब्जी को बेचा और कुल 600 रुपये कमा लिए इससे। अब ये क्या है, ये भी ट्रांजेक्शन है। अब आप सोच रहे जब ये भी ट्रांजैक्शन है तो रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है जो इन्हें 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? 100 रुपए का इन्हें जो प्रॉफिट हुआ है वो रिजल्ट है। ये इवेंट के अंतर्गत आएगा। लेकिन आपको बता दें ट्रांजैक्शन और इवेंट यही है कि इवेंट में वही आते हैं जो रिजल्ट होता है, ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होगा वही इवेंट कहलाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग में। तो अगर ये हमने आपको सब्जी वाला उदाहरण दिया तो इसमें हम अकाउंटिंग का क्या मतलब है, क्या महत्व है अकाउंटिंग का? तो हम अकाउंटिंग उसी चीज की करते हैं, अकाउंटिंग हम वही करते हैं। तो अकाउंटिंग क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, मान लीजिए कोई भी बिजनेस है तो इसके ट्रांजैक्शन में हम अकाउंटिंग करते हैं। और वो भी ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए? ट्रांजैक्शन होना चाहिए मनी से रिलेटेड। कैसा होना चाहिए? मनी, धन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए जिसमें धन की परिवर्तनीयता हो तो वही ट्रांजैक्शन किसके अंतर्गत आएगा? अकाउंटिंग के अंतर्गत आएगा। तो आपको सिंपल सी बात समझनी है, अगर ट्रांजैक्शन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अकाउंटिंग के अंतर्गत, लेखांकन के अंतर्गत ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा,
अगर किसी बिजनेस में हमें अकाउंटिंग करनी है, अगर मान लीजिए सब्जी वाले की हमें अकाउंटिंग करनी है, तो बस सुबह उठ के गया, उसने दिन भर जो मेहनत की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे और अकाउंटिंग को क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई भी अकाउंट चार्टेड अकाउंटेंट आएगा तो वो क्या करेगा? वो करेगा कि सुबह सब्जी वाला गया, उसने 500 रुपये दिए, 500 रुपये का आउटफ्लो किया, इसके बाद में उसने 600 रुपये कमाए, ये इनफ्लो किया। ये क्या हो गया? ये ट्रांजेक्शन हो गया, ये अकाउंटिंग हो गई। बस वो इन्हीं दो चीज़ों की अकाउंटिंग करेगा। बाकी बाद में क्या उसको बचत हो रही है क्या नहीं हो रही उससे कोई मतलब नहीं। वो सब इन्हीं दो की, एक आउटफ्लो एक इनफ्लो की अकाउंटिंग करेगा। तो इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग किसकी की जाती है? अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस में की जाती है। और बिजनेस में किसकी? ट्रांजेक्शन की जाती है। अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस की जाती है। और बिजनेस में भी किसकी की जाती है? ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन में भी किसमें की जाती है? जिसमें मुद्रा की परिवर्तनीयता हो, जिसमें मुद्रा की कोई वैल्यू हो, जिसमें कोई धन की वैल्यू हो, उसकी अकाउंटिंग की जाती है। तो अकाउंटिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। चलिए अब देखते हैं अकाउंटिंग होगी कहां पर। तो अकाउंटिंग वहीं होगी जहां पर रुपए या पैसे की फॉर्म में होंगे, जहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन रुपए या पैसे की फॉर्म में होगा। जो मैंने अभी बताया, देखिए क्या हुआ कि 500 रुपए की सब्जी वाले भैया ने सब्जी खरीदी, 500 रुपए की सब्जी खरीदी। तो 500 रुपए में क्या उन्होंने जो बचत की या फिर उन्होंने पूरी दिन का मेहनत किया, पसीना बहाया, कुछ भी किया है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंटिंग किसकी की जाएगी? तो अकाउंटिंग किसकी की जाएगी मेरे भाई? अकाउंटिंग की जाएगी जो उन्होंने ट्रांजैक्शन किया, 500 रुपए की खरीदी, आउटफ्लो किया, और 600 रुपए का इन्होंने 600 रुपए की बेची, इनफ्लो किया, मतलब इनके पास 600 रुपए बाद में आए, तो इसका ट्रांजैक्शन किया जाएगा। इन्हीं का ट्रांजैक्शन होता है। तो मतलब इन्हीं यही ट्रांजैक्शन है। और यही ट्रांजैक्शन किसके अंतर्गत आएगा? अकाउंटिंग के अंतर्गत आएगा। आप एक एग्जांपल और लीजिए तो फिर भाई अकाउंटिंग के अंतर्गत आता क्या है, आता क्या नहीं है? आता वह नहीं है, मान लीजिए आप अच्छे खासे मतलब एक अच्छे खासे व्यक्ति हैं, और इसके बाद में आपके कोई अच्छा फ्रेंड है, और फ्रेंड के साथ में क्या हुआ, अचानक से उसका मतलब वो अचानक से दूर हो गया आपसे। तो अचानक से जब वो दूर हो गया है, जब वो दूर हो गया है, तो इससे क्या हुआ, आपको थोड़ा सा दुख होगा, आप सैड होंगे। अब आप गए कि अकाउंटेंट के पास गए और उसको आपने अपनी सारी स्टोरी बताई। आपने बताया वो मेरा दोस्त था, वो मुझसे दूर हो गया है, और इसके साथ ही साथ में मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रोया, मैंने उसके लिए खाना नहीं खाया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो चार्टेड अकाउंटेंट बोलेगा कि भाई इससे हमें क्या मतलब है, तुमने कुछ नहीं किया हो, इसमें ये बताओ मनी का ट्रांजेक्शन कहाँ पर हुआ है। जहां पर मनी का ट्रांजेक्शन हुआ हम उसी की अकाउंटिंग करेंगे। बाकी आपके साथ कुछ भी हुआ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके साथ कुछ भी हुआ, ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ये ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। जिसमें मनी का ट्रांजैक्शन होगा वही ट्रांजैक्शन माना जाएगा, और उसी की हम अकाउंटिंग करेंगे। तो अकाउंटिंग किसकी नहीं की जाती है? जिसमें मनी का कोई वो नहीं होता, मनी का रोल नहीं होता, धन का रोल नहीं होता, उसकी अकाउंटिंग नहीं की जाती है। अब अकाउंटिंग करना यानी अकाउंटिंग होना किसे कहते हैं? यहां पर होना होगा, नोट करिए, यहां पर होना होगा। अकाउंटिंग होना मतलब क्या है? जनरल एंट्री पास करना। जनरल एंट्री पास करना ये क्या होता है? रोजना मचा। मतलब कोई भी चीज है उसके बारे में सब चीज बताना, आपका रोज का क्या हो रहा है, आपने कितना इनफ्लो किया, आपने कितना आउटफ्लो किया अपने बिजनेस में, सारी चीजें जनरल एंट्री पास की जाती हैं, रोजना मचा। देखिए इंग्लिश इसलिए है क्योंकि इंग्लिश में भी पेपर आएगा, हिंदी में भी पेपर आएगा। मैंने हिंदी के वर्ड भी लिखे हैं और इंग्लिश में भी सारा एक चीज एक्सप्लेन किया है, और इंग्लिश आपको जल्दी याद हो जाएगी। ये देखिए शब्द कितना कठिन सा लग रहा है, तो ये जल्दी याद नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इंग्लिश को भी लिख दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको हिंदी की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हिंदी की भी पीडीएफ फुल प्रोवाइड करा दी जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905407400। यहाँ से आप कांटेक्ट करिए, यहाँ से आपको व्हाट्सएप पर सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और देखिए चलिए यहाँ पर क्या है, तो अकाउंटिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग होना यानी जनरल एंट्री पास करना, यहाँ पर होना होगा। तो अकाउंटिंग होना यानी जनरल एंट्री पास करना, यानी रोजना मचा पास करना। अब अकाउंटिंग के लिए क्या जरूरी है? जब हमने बोला है कि अकाउंटिंग होना मतलब जनरल एंट्री पास करना, तो क्या जरूरी है? जनरल एंट्री जरूरी है। अब जिस प्रकार से देखिए क्या होता है कि जिस प्रकार से मान लीजिए आप में से कोई बीटेक किए होगा बंदा कंप्यूटर साइंस से, तो उसे पता होगा, या फिर कोई भी बीएससी पढ़ा होगा, कुछ भी किया होगा कंप्यूटर साइंस से, जिस प्रकार से किसी एप्लीकेशन को बनाने में, किसी वेबसाइट को बनाने में कोडिंग की जरूरत होती है, उसी तरीके से अकाउंटिंग करने में किसकी जरूरत होती है? जनरल एंट्री की जरूरत होती है। तो जनरल एंट्री की जब
तक हम नहीं करेंगे, जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, रोजना मचा नहीं करेंगे, तब तक अकाउंटिंग नहीं की जा सकती है। अकाउंटिंग कब तक नहीं की जा सकती है? जब तक हम जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, तो तब तक अकाउंटिंग नहीं की जा सकती है। मैंने एग्जांपल बताया कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जिस प्रकार कोडिंग जरूरत होती है, उसी प्रकार अकाउंटिंग करने के लिए, लेखांकन करने के लिए रोजना मचा की जरूरत होती है, यानी जर्नल एंट्री की जरूरत होती है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहां से आप आज हम जो आपका बिल्कुल बेसिक है, यहां से बेसिक तैयार करेंगे। बेसिक क्यों तैयार कर रहे हैं? इसलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि बेसिक अगर आपको पता होगा तो आगे आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा केवल, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आपको बहुत ही इजी लगेगा। अकाउंटिंग इतना इजी लगेगा जितना आपको डर लग रहा होगा या फिर आपके माइंड में एक हुआ बना बैठा होगा, तो बिल्कुल बेकार नहीं लगेगा, बिल्कुल हुआ नहीं लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा। आप बस ऐसे ही समझिए, हम आपको एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की स्टोरी से बताएंगे। अब आगे से हम क्या करेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की स्टोरी से बताएंगे। ये कुछ ज़्यादा चलता रहता है आजकल, तो इसी के बेस पर आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे, पूरी कंप्लीट अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल से, आपके जनरल लाइफ के एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है, तो सेशन के अंत तक जुड़िए। जब तक इसके वीडियो आ रहे हैं तब तक जुड़िए, और इसको जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर अब बात कर ली, हमने बात कर ली किसकी किसकी बात कर ली कि अकाउंटिंग अगर हो रही है तो अकाउंटिंग के लिए किसकी ज़रूरत होती है। अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शन देखते हैं, किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन देखने। अकाउंटिंग में अगर बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे तो ट्रांजैक्शन किसके देखेंगे? बिजनेस के ट्रांजैक्शन देखेंगे। और ट्रांजैक्शन कौन से वाले देखेंगे? ये तो नहीं देखेंगे ना कि आज ये चेयर टूटी और ये फेंकी गई है, और देखेंगे क्या कि चेयर टूटी फेंकी गई, वो नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? चेयर जो नई आई है उससे मनी का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ है, मनी का आउटफ्लो हुआ, उसको हम देखेंगे। उससे मनी गई है, धन गया है बिजनेस में, तो हम उसको देखेंगे। साथ ही साथ में क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन हम किसके देखेंगे? जिसमें भी हम मनी से संबंधित ट्रांजैक्शन होंगे, धन से संबंधित ट्रांजैक्शन होंगे, उसी को हम अकाउंटिंग में देखेंगे। आपको सिर्फ कितनी बात याद रखनी होगी, अकाउंटिंग हम किसकी करते हैं? तो अकाउंटिंग हम करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में भी किसकी करते हैं? ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन कौन से होने चाहिए? तो ट्रांजैक्शन होने चाहिए धन से संबंधित, जिसमें धन की परिवर्तनीयता हो, धन का परिवर्तन हो, आदान प्रदान हो, तो इसकी हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग समझ में आ रहा होगा। अब धन कैसा होगा, तो धन देखिए, एक तो हो गया आउटफ्लो, एक हो गया इनफ्लो। आउटफ्लो इनफ्लो, एक क्या है? आउटफ्लो इनफ्लो। सब्जी वाले भैया गए 500 रुपये खर्च किए, सब्जी वाले भैया गए 500 रुपये खर्च किए, शाम को वापस आए 600 रुपये कमा लिए। इनके बाद सुबह सुबह 500 रुपये सब्जी मंडी में खर्च करिए, सब्जी खरीदी, तो ये क्या हुआ? आउटफ्लो हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, खर्च हुआ, एक्सपेंस हुआ उनका। इसके बाद में वो पूरे दिन घूमे या नहीं घूमे, या उन्होंने कैसे बेची, क्या बेची, कितना पसीना बहाया, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है कि उन्होंने इनफ्लो कितना आया, उनका ट्रांजेक्शन किस में चेक किया जाएगा कि उनका इनफ्लो कितना है। तो इनफ्लो कितना है? 600 रुपये इनफ्लो है, तो ये क्या है? इन्हें रिसिप्ट हुआ है, बाद में शाम को रिसिप्ट हुआ है। कितना हुआ? 600 रुपये रिसिप्ट हुआ है, और 500 रुपये आउटफ्लो हुआ जो उन्होंने सुबह सुबह जाके खर्च किया था। इसके बाद उन्होंने क्या पसीना बहाया, कुछ नहीं मतलब है। ट्रांजैक्शन किसका होगा? जिसमें मनी से संबंधित होगी। अगर यहां पर पूछ लिया जाए कि यही अगर ट्रांजैक्शन ये है, तो इसके बाद में ये क्या दी है, इसकी क्या तैयार की जाएगी? बैलेंस शीट तैयार की जाएगी। याद होता ना बैलेंस शीट? बैलेंस शीट क्या होता है आगे बताएंगे, कि अभी जानना है? चलो अभी बता देते हैं। नेटवर्थ, अगर किसी चीज की हमें बैलेंस शीट का मतलब सीधा सीधा होता है, अगर मान लो आज विश्व में सबसे ज्यादा रईस कौन है? एलन मस्क है। अगर मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एलन मस्क है, इंडिया का ले लेते हैं, चलो छोड़ो बाहर की तो बात ही खत्म करो, इंडिया का ले लेते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा रईस कौन है? मुकेश अंबानी है। पहले कौन थे? अडानी थे। कि कैसे पता चला कि भाई ये लोग रईस हैं? तो आप कहेंगे कि भाई हमने न्यूज देखी थी, न्यूज से पता चल गया कि ये लोग हैं। तो भाई न्यूज वाले को कैसे पता चला? तो न्यूज वाले क्या करते हैं, तो इनके जो अकाउंटेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट होते हैं, ट्रांजैक्शन जो मनी वाले ट्रांजैक्शन होते हैं, इनकी एक बैलेंस शीट बनाते हैं। कितना गया, कितना धन आया, कितना गया, क्या क्या इनके एसेट्स हैं, क्या क्या इनकी संपत्ति है, क्या क्या इनकी परिसंपत्ति है। संपत्ति और परिसंपत्ति के बारे में हमने किसमें, इकोनॉमी के लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से जानेगा। हालांकि यहाँ पर भी हम जानेंगे क्या होता है संपत्ति और परिसंपत्ति, इनके बारे में भी जानेंगे। तो ये सब पता चलता है कि उनकी बैलेंस शीट तैयार की जाती है, क्या उनकी संपत्ति है, क्या उनकी परिसंपत्ति है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उनकी कितनी नेटवर्थ हो रही है, उनका कितना बिजनेस हो रहा है, और उनको कितनी नेटवर्थ हो रही है, जिससे पता चलेगा ये इतने रईस हैं। इस वजह से पता चलता है कि कौन कितना अमीर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो बैलेंस शीट मतलब सीधा सीधा है,
नेटवर्थ से, बात ही खत्म। सिंपल सा बात याद रखो कि बैलेंस शीट की कैसा है, नेटवर्थ है। अब आपसे क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए, बस आपको एक चीज माइंड में रखनी होगी, बैलेंस शीट इक्वल नेटवर्थ है। किसी भी चीज की नेटवर्थ है यानी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में दो चीजें आती है, लायबिलिटी आती है और एक एसेट्स आते हैं। एसेट में क्या होता है आगे बताएंगे ना, अभी अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, आगे क्लास काफी चलेगी, आप सेशन को अंत तक देखिए, यहाँ पर समझ लेंगे तो आगे क्या समझेंगे। पहले यहाँ पर हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, आउटफ्लो और इनफ्लो। इनफ्लो क्या होता है, जो हमें शाम को मिला है, मतलब सब्जी वाले भैया को जो शाम को मिला है वो इनफ्लो होता है। और जो आउटफ्लो क्या, जो सब्जी वाले भैया ने सुबह सुबह दिया है। अब आप सोच रहे होंगे सर कि सर ये आउटफ्लो भी दो तरीके का है, कैपिटल एक है और एक है रिवेन्यू, इसका क्या मतलब है। इनफ्लो भी दो तरीके का है, एक कैपिटल है एक रिवेन्यू है, इनका क्या मतलब है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, जब इनफ्लो आया है तो कौन सा आया है, कैपिटल आया है या रिवेन्यू आया है, और जो आउटफ्लो गया है वो कौन सा गया है, रिवेन्यू गया है या कैपिटल गया है। तो सिंपल सी बात है, आप इतना याद रखिए, बाकी सब चीजें भूल जाइए। इतना याद रखिए कि सब्जी वाले भैया का काम क्या है, डेली सब्जी बेचना, सब्जी बेचना काम है, तो वो क्या है, उनका रिवेन्यू है। ये किस में आएगा, ये उनका डेली का काम है, तो मतलब वो डेली डेली यही काम करते हैं, तो ये उनका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। और उनका डेली डेली शाम को इनफ्लो होता है, तो वो किस में आएगा, रिवेन्यू इनफ्लो में आएगा। अब आप सोच रहे हो सर तो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो अगर सब्जी वाले भैया अपने बिजनेस के अलावा कोई दूसरा बिजनेस करते हैं, कोई भी दूसरा बिजनेस करें, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अपने मतलब अपने बिजनेस के अलावा कोई दूसरे बिजनेस से संबंधित कोई सामान खरीदते हैं। मान लो सब्जी वाले भैया गए सुबह, रुपए लेकर गए, उन्होंने कहा कि 1,000 रुपए लेकर जाते हैं, और 1,000 में से उन्होंने 500 रुपए की क्या खरीद ली, सुबह सब्जी खरीद ली बेचने के लिए। शाम को वो 600 रुपए वापस लेकर आए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उनको, ये चीज हो गई उनकी, क्या है, इनफ्लो हो गया, ये हो गया आउटफ्लो। अब इसमें से 500 रुपए बचे थे, इन्होंने सोचा कि 500 रुपए में हमने सब्जी खरीद ली है, अब हम क्या करते हैं कि 500 रुपए में कुछ अन्य चीजें खरीद लेते हैं, जिससे जैसे कि उनका सब्जी के अलावा दूसरी चीज खरीद लेते हैं। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या खरीदना है, सिंपल सा कोई सा भी कोई मतलब अदर थिंग, बिजनेस के अलावा कोई भी चीज। इन्होंने सोचा कि 500 रुपए बचे, इसको भी हम खरीद लेते हैं, बाद में कभी टाइम आएगा बेच देंगे। चलो मान लेते साइकिल खरीद ली, या फिर साइकिल नहीं रेडी खरीद ली, जो नहीं रेडी रखे बेचते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, इनके रेडी काफी पुरानी हो गई होगी, जो ठेला वगैरह होता है, तो इन्होंने ठेला खरीद लिया, छोटा वाला भाई, नॉर्मल हाथ से पकड़ के चलाने वाला, आप समझ रहे होंगे, रेडी वगैरह ठेला कहते हैं, कहीं कहीं पे अन्य अन्य नाम है, आप समझिएगा, जिसपे सब्जी वाले भैया बेचते। चलिए रिक्शा समझ लेते हैं, सब कुछ भूल के रिक्शा समझिए, रिक्शा का ज्यादा सभी लोग जानते होंगे। तो रिक्शा खरीद लिया इन्होंने 500 रुपए का, माना कि मिलेगा नहीं, लेकिन माना कि 500 रुपए का खरीद लिया। आप गणित भी पढ़ते होंगे, तो गणित में तो काफी चीजें मानते हैं, मान लेते हैं ना, सपोज कर लेते हैं, तो इसमें भी सपोज करिए, सपोज कर लीजिए इन्होंने क्या कर लिया, 500 रुपए का रिक्शा खरीद लिया। अब ये बिजनेस में तो इनके है नहीं, जब ये बिजनेस में, इनका बिजनेस क्या है, सब्जी बेचना, सब्जी खरीदना, सब्जी बेचना, तो ये इनका बिजनेस है। तो क्या ये किसके अंतर्गत आएगा, इन्होंने रुपए तो इसमें भी खर्च किए, तो ये आएगा मेरे भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर में, 500 रुपए जो यहां से खर्च किए। अब अगर बेसिक भाषा में समझा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपने कह दिया कि सर आपने बता दिया है कि जो बिजनेस के अदर चीजें अगर खरीद रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, लेकिन हम बेसिक भाषा में कैसे जानेंगे कि ये अलग से चीज है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आप बेसिक भाषा में समझिए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो काफी लंबे समय तक हमें प्रॉफिट देगा। अब ये समझ लीजिए, मान लो ये पहले क्या कर रहे होंगे, ये रिक्शा वाले जो सब्जी वाले भैया हैं, ये किसी और का रिक्शा चला रहे होंगे, तो किसी और का जो रिक्शा चला रहे होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ इन्हें रेंट देना पड़ रहा होगा, पर डे का, मंथली का, कुछ भी देना पड़ रहा होगा। तो ये क्या है, ये इनका क्या हो रहा है, ये भी तो आउटफ्लो हो रहा है, ये भी आउटफ्लो हो रहा है। तो इस आउटफ्लो को बचाने के लिए उन्होंने कैपिटल एक्सपेंड कर दिया, मतलब इन्वेस्ट कर दिया, अपना एक खुद का रिक्शा ले लिया। अब उन्हें क्या है, अब ये लंबे समय तक प्रॉफिट देगा। अब इन्हें क्या है कि इन्हें रेंट नहीं देना होगा, साथ ही साथ में अब ये हमेशा प्रॉफिट देता रहेगा, और जब मन होगा तब ये इसको बेच देंगे, जब मन होगा जब, या फिर जो प्रॉफिट देगा वो किस में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, और जब मन होगा जब इसको बेच देंगे वो किस में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। तो ये मान लो 500 रुपए का बाद में बेच भी देते हैं, या 500 या 600 रुपए का, तो ये किस में आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। इन्होंने अपने बिजनेस के अलावा कोई चीज खरीदी, भले ही बिजनेस के लिए खरीदी है, और बिजनेस के अलावा कोई चीज खरीदी है, वो किस में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल दूसरा क्या लेते हैं, मान लीजिए आपने एक फोन खरीदा, तो फोन में क्या है, आपने क्या किया, फोन खरीदा, फोन से मान लीजिए पढ़ने के लिए फोन खरीदा, आपने क्लास लेने के लिए फोन खरीदा, और क्लास लेने के लिए फोन खरीदा तो आपने क्या किया है, कैपिटल एक्सपेंड की है,
अब उससे क्या है, अब आपको उससे जो क्लासेस मिलेंगी, उससे जो आपकी जॉब लगेगी आगे चल के, तो उससे जो इनकम होगी वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। अगर आपका बिजनेस ही फोन वाला होता है, अब जैसे मान लो फोन वाले भैया हैं, टेलीकॉम वाले मोबाइल शॉप वाले जो भैया हैं, उन्होंने क्या किया है, पर डे वो मान लो पर डे नहीं तो मंथली में 500 फोन खरीदते हैं, 500 फोन बेचते हैं, तो इनका क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। अब उन्होंने सोचा कि ये फोन वाले भैया ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम एक अपनी शॉप बगल में और ले लेते हैं, एक शॉप और ले लेते हैं, अभी इसमें हम काम नहीं करेंगे, बाद में इसमें काम कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, उसमें इन्वेस्ट किया। इन्होंने सोचा, बाद की सोची, बाद में जो फ्यूचर में प्रॉफिट देगा इसकी सोची। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, फ्यूचर में भी प्रॉफिट देता है। अगर जैसे मान लो अभी जब हम इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, तब उसमें हम एक हिस्टोरिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, हिस्टोरिक कॉस्ट पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, इनको हम जब पढ़ेंगे तब जानेंगे क्या फर्क पड़ता है, इनसे क्या प्रॉफिट और लॉस के बारे में सब पढ़ेंगे, जानेंगे डिटेल से। अभी फिलहाल में इतना समझ लीजिए, जो दुकान वाले भैया ने एक दुकान और बगल में खरीद ली, अब इसको ऐसे ही रखा, इन्होंने सोचा कि बाद में कभी इसमें भी दुकान कर लेंगे। चलिए यहां से बात हुई समाप्त है। तो इनका क्या हुआ कि अब वो जब मान लो ये इनकी जो बगल वाली दुकान किराए पे है, तो ये अपनी जो खरीदी है इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इन्हें रेंट नहीं देना पड़ेगा। या फिर अगर दोनों उनकी खुद की है तो वो वाली भी इनकी हो जाएगी, बाद में इसमें और भी सामान बढ़ा सकते हैं, दुकान बढ़ा सकते हैं और बड़ी कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे और उनका कैपिटल रिसिप्ट आएगा। कैपिटल रिसिप्ट जब और ज्यादा धन आएगा तो मतलब मोर प्रॉफिट देगा, जब ज्यादा प्रॉफिट देगा तो वही होता है कैपिटल रिसिप्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत से एग्जाम्पल देकर आपको समझाया। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्या है, अब देखिए क्या क्या बात करते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। आखिर टर्मिनोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट होता है नेटवर्थ के बराबर। क्या होता है, बैलेंस शीट इक्वल नेटवर्थ, जो भी नेटवर्थ होगी वही बैलेंस शीट कहलाएगी। अब बैलेंस शीट में दो चीजें आती हैं, एक तो कैपिटल, एक लाइबिलिटी आती है और एक एसेट्स आते हैं। एसेट क्या होता है, संपत्ति होती है जो आपकी खुद की होती है, आपकी खुद की होती है, संपत्ति होती है। और ये लाइबिलिटी क्या है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब खतरनाक एग्जाम्पल लेंगे एक, कि मान लीजिए कोई ए पर्सन है और इसका एक घर है, एसेट है, ये इसका एक एसेट है। इसके बाद में क्या है, इसका एक और घर है, इसका एक और घर है। यहाँ पर बी पर्सन जो है वो यहाँ पर रह रहा है, एसेट तो ये भी इसका, जो मतलब ये घर है इसका ए का ही है, लेकिन जो बी पर्सन है वो लायबिलिटी होगी, जो ए वाला घर है। ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो ऐसे समझिए, एक होम है, एक घर है, ये इसका जो मालिक है, इसका जो ऑनर है, इसका ऑनर कौन है, पर्सन ए है। तो पर्सन ए है जो, वो इसका एसेट होगा। ये क्या है, एसेट है, ये क्या है, एसेट है, मतलब क्या है, संपत्ति है इसकी। ए की संपत्ति क्या है, हाउस इसकी संपत्ति है। अब इसमें जो एक व्यक्ति बी है, बी नाम का व्यक्ति है, वो यहाँ पर किराए पर रह रहा है। तो बी नाम के व्यक्ति के लिए घर क्या होगा, लायबिलिटी होगी, परिसंपत्ति होगी। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या है, अमाउंट पेएबल, जो बी व्यक्ति रह रहा है तो मतलब क्या है, वो कुछ ना कुछ रेंट दे रहा होगा, क्योंकि भाई फ्री में तो कोई नहीं रखेगा, तो रेंट दे रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, अमाउंट पेएबल, अमाउंट जिसको हमें पे करना है, अमाउंट हमें पे करना है, वही क्या है, लायबिलिटी है। अमाउंट रिसीवेबल, एक ही क्या है, संपत्ति है, क्योंकि उसे अमाउंट मिल रहा है उस चीज से, तो वो क्या हो गई, संपत्ति हो गई। अब इसको क्या है, गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, बहुत ही लंबे समय तक बेनिफिट दे रहा है, अच्छे खासे लंबे समय तक, जब तक उसमें किराएदार रहेंगे उस घर में, तब तक वो ए को बेनिफिट देता रहेगा, लंबे समय तक बेनिफिट देता रहेगा। अब लाइबिलिटी में क्या क्या आते हैं, तो लाइबिलिटी में आते हैं कैपिटल्स आ जाते हैं, लोन आ जाते हैं, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, और एसेट में क्या आ जाते हैं, फिक्स्ड एसेट आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट आ जाता है, लोन एंड एडवांस आ जाता है, एक डेबिटर्स आ जाता है। अब क्या है, अब हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए आपके पास में कोई लाला जी हैं, उनकी दुकान है, कोई भी दुकान है, आप उनसे कोई सामान लेने गए, आपने उनसे सामान लिया और उनसे मांगा कि हमें एक तेल दे दीजिए, एक तेल का डिब्बी मांगी छोटी सी बालों में लगाने के लिए, कि हेयर ऑयल मांगा। हेयर ऑयल मांगने से उन्होंने क्या कहा, लाला जी ने बोला कि चलिए इनको हेयर ऑयल देते हैं, और वो उतारा ऊपर से और एकदम अपने शर्ट में या फिर कहीं कोई कपड़ा रखा उसमें पोंछा, आपको दे दिया। आपने उनसे बोला कि हम आपको ये रुपए बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे, मतलब क्या है, ये आप उनको रुपए देंगे जाकर, तो मतलब क्या है, वो आप डेब्टर्स बन गए हैं, आप क्या उन्हें देंगे जाकर। अगर आप गए उनके
पास कुछ सामान भी नहीं लिया, कुछ भी सामान नहीं लिया और आप उनसे रुपए लेकर चले आए, तो ये क्या बन जाएगा, ये लोन और एडवांस बन जाएगा। इसके बाद में आपने कहा कि हम इनकी दुकान पर कुछ क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ रुपए दे देते हैं और इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा, जो भी वो प्रॉफिट कमाएंगे वो आपको भी देंगे। तो इससे क्या है, आपने इन्वेस्ट किया वहां पर। इसके बाद में फिक्स्ड एसेट क्या है, तो आपने बिजनेस के लिए जो भी वहां पर यूज किया, मतलब कोई भी व्यक्ति है जो भी बिजनेस के लिए कोई भी चीज यूज कर रहा है, एक फैक्ट्री डालनी है तो उसमें बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, जो सामान बिजनेस के लिए चाहिए वही एक क्या फिक्स्ड एसेट है। अगर वो खुद का है, उसके खुद का है, अपनी खुद की संपत्ति है, तो वो फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत आएगा। उसका उसे ना ही तो किराया देना पड़ेगा, ना ही तो उसे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई भी एक आईटी कंपनी डालनी है, क्या डालनी है, कोई एक आईटी कंपनी डालनी है, आईटी कंपनी के लिए क्या चाहिए, आईटी कंपनी के लिए चाहिए कम से कम 200 तो सिस्टम वगैरह हो, कुछ भी हो, हम नहीं मानते 200, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम 200 को छोड़ देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए सिस्टम की बात ही खत्म करते हैं। आईटी कंपनी चाहिए, आईटी कंपनी के लिए लैब होनी चाहिए, लैब के साथ साथ कुछ एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय के साथ साथ क्या चाहिए, आपको चाहिए एक अच्छी सी कोई जगह हो ऑफिस बनाने के लिए, जहां पर काफ़ी ज़्यादा लोग वर्क कर सकें, एक बिल्डिंग चाहिए आपको। तो ये बिल्डिंग क्या है, आपकी फिक्स एसेट है। अगर आप कहीं दूसरे से कर लेंगे तो वो क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं से लोन लेंगे तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगी, उसका आप रेंट पे करेंगे। अगर ये आपकी खुद की होगी तो ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, क्योंकि आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। जब रेंट नहीं देना पड़ेगा तो ये आपको लंबे समय तक क्या देगी, लंबे समय तक देगी, आपको प्रॉफिट देगा लंबे समय तक। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की परिभाषा के बारे में। क्या है आखिर अकाउंटिंग की परिभाषा, क्यों पढ़ रहे हैं हम अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होता क्या है। तो पहले हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, काफी बच्चों की डिमांड भी थी कि इंग्लिश में लेकर आइए। तो अकाउंटिंग इज प्रोसेस, अकाउंटिंग क्या एक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, यहाँ पर क्लासीफाइंग होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर क्लासीफाइंग कर लेना, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड द कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। रिजल्ट मतलब रिजल्ट बोले तो इवेंट, इवेंट क्या बोले तो इवेंट, मैंने बताया था क्या, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का जो भी रिजल्ट होगा वही क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। इवेंट रिजल्ट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी वित्तीय सूचना है और उसके लिए हम जो अकाउंटिंग करवाते हैं वो क्या है, कैसा प्रोसेस है, प्रोसेस है रिकॉर्ड रखने का, वर्गीकृत करने का, समरी देने का मतलब सारांश देने का, साथ में उसको हम वो एनालाइज करने का और इंटरप्रेट करने का। ये सारे ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो इनके सबको इंटरप्रेट करने का, एनालाइज करने का, समराइज करने का, क्लासीफाइंग करने का, रिकॉर्ड रखने का, सारी चीजें क्या है अकाउंटिंग के अंतर्गत आती हैं। अकाउंटिंग में हम A to Z चीजें करते हैं। क्या क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन के से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो सभी हम करते हैं। अब मान लीजिए आपकी एक दुकान है, आपकी एक शॉप है और आप शॉप में आपने मतलब शॉप में सारी चीजें व्यवस्थाएं बना के रखी है, एक रजिस्टर बना के रखा है आपने शॉप में, क्या बना के रखा है, रजिस्टर बना के रखा है। अब रजिस्टर में आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे। रिकॉर्ड क्या रखेंगे, रोजना मचा पास करेंगे, रोजना मचा मतलब एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे कि आज मेरा इतना सामान बिका, आज मेरा इतना सामान बिका, ये इस घर से ये लोग आए, इस घर से ये लोग आए और इतना सामान लेकर गए, आज मेरा इतना सामान बिका, आपने रिकॉर्ड रख लिया। अब आपने वर्गीकृत किया कि भाई चुन्नू यहाँ आया, चुन्नू ने सामान लिया, मुन्नू आया, मुन्नू ने सामान लिया, इसके बाद में कोई और आया है, रोनी आया, रोनी ने सामान लिया, और भी कई नाम हैं, जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, तो आपने वर्गीकृत कर लिया सबको कि किसने किसने मतलब इस घर से, या फिर जो हाउस नंबर 1 से इतना सामान गया, हाउस नंबर 2 से गया, या आपके डेली वाले कस्टमर एक तरीके से कह सकते हैं, हाउस नंबर 3 से गया इतना सामान। तो आपने ये सब क्या कर लिया, आपने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड रख लिया। इसके बाद में वर्गीकृत कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद में वर्गीकृत कर लिया इनको सबको। हाउस नंबर 1 से जो भी सामान गया उसको वर्गीकृत कर लिया, हाउस नंबर 2 में सामान गया उसको अलग कर दिया, हाउस नंबर 3 में सामान गया उसको अलग कर दिया। पहले आपने रिकॉर्ड किया कि इतना इतना सामान गया, फिर इसके बाद में आपने इसको सबको अलग अलग कर दिया, क्लासीफाइंग कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया। इसके बाद में आप समरी निकाल रहे हैं, बाद में बैठे हैं शांति से, अब आप समरी निकाल रहे हैं कि ये इतना जो चुन्नू आया था हाउस नंबर 1 से, ये लेकर गया 200 रुपए का सामान, अभी रुपए नहीं देकर गया, आप इससे रुपए लेंगे। इसके बाद में आपने फिर समरी निकाली कि यहाँ से इतना सामान गया, वहां से इतना सामान गया, अब हमको ये मंगाना पड़ रहा है, हमको ये वो मंगाना पड़ेगा, ये सामान मेरा खत्म हो गया, मान लीजिए कोई सामान खत्म हो गया है वो मंगाना पड़ेगा। इसके बाद में और कोई दूसरा सामान है, बाई सामान खत्म हो गया तो बाई मंगाना पड़ेगा, जेड सामान खत्म हो गया तो जेड मंगाना पड़ेगा। जेड बाई जेड मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं, कोई भी सामान हो सकता है एक्स वाई जेड। तो इसके बाद में जब आप समरी निकाल रहे हैं, सबकी समरी निकालने की इतनी इतनी जगह से ये सामान गया, पूरा कंप्लीट समरी निकाल ली और बताया
बताया, इसके बाद में आप एनालाइज कर रहे हैं कि आपके बिजनेस से लेकर जो भी चीज आप करेंगे कि आपको कहां से कितना रुपए लेना है, कितना किसको उधार सामान दिया है उनसे रुपए लेना है। आपके माइंड में एकदम टेंशन बैठेगी, ओ माय गॉड इतना सामान मैंने बाहर भेज दिया, इतना सब कुछ मुझे उधार लेना है, उधार वाला जो लेकर गए इनसे सबसे लेना है। आप फिर एनालाइज करेंगे, क्या क्या एनालाइज करेंगे, आप मनी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं जो आपके पास नहीं आए हैं, या फिर आपने जिसको ट्रांजेक्शन के तौर पर मनी दे दी, लोन और एडवांस दे दिया, उनसे आप सोचेंगे हम इनका वापस लें। तो ये सब क्या है, अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। अकाउंटिंग में सारी चीजें रखी जाती है, रिकॉर्ड रखा जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसके बाद में उस रिकॉर्ड को और उस रिकॉर्ड क्लासिफिकेशन करने के बाद में उसको समराइज किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में किया जाता है, और इसके बाद में उसको एनालाइज किया जाता है कि किसके पास कितना गया, उस सभी कंप्लीट बिजनेस को एनालाइज किया जाता है। इसके बाद में उसमें इंटरप्रेटिंग किया जाता है, मतलब बाहर जाके वो, मतलब बाहर जाके नहीं कह सकते, मतलब ये किया जाता है कि हमें यहाँ से ये सामान लेना है, इस बंदे से इतने रुपए लेने, इस बंदे से इतने रुपए लेने, हाउस नंबर 2 वाले से इतने लेने, हाउस नंबर 3 वाले से इतने लेना है, ये चीजें लेनी है, या फिर इतना इतना रुपए हमें देना है। वो सारी चीजें आप इंटरप्रेट करेंगे, और बाद में जब आप कम्युनिकेट करेंगे, जो भी आपकी बात होगी वो उससे आप अपना हल निकाल लेंगे कि आपको जो रुपए देने होंगे या फिर आपको जो रुपए लेने होंगे, आप आपस में कम्युनिकेट करके मतलब कम्युनिकेट करना तो समझते होंगे, आपस में बातचीत करके सब लोग समझ प्रॉब्लम का सॉल्व कर लेंगे वो आपस में। अकाउंटिंग यही कहलाती है। अकाउंटिंग क्या है आप समझ गए। अकाउंटिंग वही चीज होती है जिसमें अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं, उस रिकॉर्ड को वर्गीकृत करते हैं, उस रिकॉर्ड का समरी निकालते हैं, सारांश निकालते हैं, उस रिकॉर्ड को एनालाइज करते हैं, उस रिकॉर्ड को बाद में इंटरप्रेट करते हैं, और बाद में कस्टमर के साथ या फिर किसी भी बिजनेस के पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करके उसका इवेंट निकाल लेते हैं, उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको आप फाइनल कर लेते हैं। बात खत्म, बात खल्लास, अकाउंट खत्म, अकाउंटिंग की डिफिनेशन खत्म, यहां से अकाउंटिंग की डिफिनेशन खत्म। चलिए अब हम बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं, एजम्पशन, अकाउंटिंग एजम्पशन। यहां पर हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक एजम्पशन और एक प्रिंसिपल। क्या होता है एजम्पशन? तो एजम्पशन, आपने गाना सुना होगा, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। तो क्या ये एजम्पशन है, आपने एजम्प कर लिया, आपने सोच लिया मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, और काफी चीजें हैं, आगे गाना आप खुद सोच लीजिए। इसके बाद में आप फिर कभी कभी क्या होता है, चलिए ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, लड़के की बात कर रहे हैं, लड़के ऐसे होते हैं, मान लीजिए रास्ते पर खड़े हैं, चलिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी। तो कोई लड़का है रास्ते पर खड़ा है और उसने गाना गाया कि मैंने उसे देखा, ऐसे जो ये वाला गाना है, जो भी गाना है कुछ भी हो सकता है, मैंने उसे देखा उसने मुझे देखा, मैंने जंप कर लिया, तुरंत मान लिया कि मैंने उसे देखा उसने मुझे देखा, और हम दोनों आपस में एक दूसरे को देखते रहे, और देखने हमने उसे पसंद कर लिया। भले ही उस बंदी ने मुझे पसंद ना किया हो, लेकिन क्या है, हमने जंप कर लिया कि उसने भी मुझे पसंद कर लिया। क्यों एजम्पशन कर ली? क्योंकि मुझे पता है हमने जब कर ली तो उसने भी मुझे कर लिया होगा, बात खत्म, एजम्पशन कर लिया। और आप सोच रहे जब एजम्पशन ही है तो प्रिंसिपल क्या है? अब प्रिंसिपल तो सच्चाई है भाई, प्रिंसिपल तो सच्चाई है, उसने पसंद नहीं किया, या फिर और आपकी जब बाद में शादी होती तो सच्चाई है। क्या सच्चाई है? यही सच्चाई है। वो जो सच्चाई होती है वो प्रिंसिपल में आती है। क्या है कि आपने उसे देखा और उसने आपको देखा, और आपने पसंद कर लिया, आपने एजम्पशन कर लिया कि आपने उसे पसंद कर लिया। लेकिन अगर आप वो पसंद नहीं कर रही है तो ये सच्चाई है, या फिर आपकी उससे शादी हो रही है, या फिर आप कहीं आगे अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो ये सच्चाई है, ये प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं एजम्पशन के बारे में। तो अकाउंटिंग के कुछ एजम्पशन है, क्या क्या एजम्पशन है चलिए आइए जानते हैं। सबसे नंबर 1 पर आता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। इसका देखिए हिंदी का मतलब आप या तो गूगल कर लीजिए, या तो आप इंग्लिश में ऐसे ही याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हिंदी तो बहुत ही कठिन से रहेगी, आपको याद नहीं होगी। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या होता है? तो इसमें आपने अगर मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आप एग्जांपल वही लड़की वाला ले लेते हैं, आपने लड़की को देखा, लड़की ने आपको देखा, आपने अपनी तरफ से मान लिया कि उसने मुझे पसंद कर लिया। क्यों पसंद कर लिया? क्योंकि मैंने उसे पसंद कर लिया, यानी आपने उसे पसंद कर लिया, इसलिए उस लड़की ने भी आपको पसंद कर लिया। तो आपने ये माना है भले ही लड़की ने ना पसंद किया हो। ये एक एग्जाम्पल है। अब इसको हम बिजनेस से इंटरलिंक करते हैं। बिजनेस से कैसे इंटरलिंक करेंगे, अकाउंटिंग से कैसे इंटरलिंक करेंगे? तो इस वाले एजम्पशन में ये माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस की लाइफ आपकी बहुत लंबी होगी। आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने उस लड़की को देखा तो सोचा ये मेरा मतलब ये फर्स्ट जो
या फिर कह सकते हैं वन साइडेड लव है या फिर टू साइडेड लव है, कैसा भी है, ये बहुत आगे तक जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। तो आपने एजम्पशन कर लिया। तो इसी प्रकार से आप बिजनेस में कर लिया कि जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ये बहुत दूर तक जाएगा, भले ही अगली साल या 6 महीने बाद या 7 महीने बाद या 1 महीने बाद ठप हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं, या फिर हो सकता है तुरंत ठप हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले गोइंग कंसर्न का मतलब है कि आप कहीं जाने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही आपने एजम्पशन कर ली कि ये बहुत लंबा जाएगा, बिजनेस हमारा बहुत दूर तक जाएगा। इसके बाद में कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ बंदों ने या फिर कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ साथियों ने मेरा कोर्स परचेज किया। उस कोर्स में मैंने पीडीएफ मटेरियल देने का वादा किया है। पीडीएफ मटेरियल देने के लिए मैंने कुछ ना कुछ डेट डिसाइड कर दी कि मैं इन डेट को ये वाली पीडीएफ दूंगा। तो ये क्या है, और मैं टाइम से पहले और टाइम के मतलब टाइम से पहले और टाइम जो मैंने लिया है कि इस तारीख तक मैं ये पीडीएफ दूंगा, तो उस टाइम तक मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं लगातार। अगर मान लीजिए मेरा बीच में गैप हो जा रहा है, या फिर मैंने बोला है कि मैं आपको 25 तारीख को दूंगा और 25 तारीख को ना देकर मैं 28 तारीख को दूं, तो ये मेरी क्या कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। तो इस मेथड में क्या यूज किया जाता है, इसमें मेथड में कोई भी यूज नहीं है, बस कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। आप लगातार कोई भी चीज़ है उसको कंटिन्यूटी रखेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, बस यही रहनी चाहिए। और लेकिन क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई कोर्स लिया है, किसी कोचिंग में कोर्स लिया है, आपने मान लीजिए हिंदी माध्यम से वह कोर्स लिया है। आपने सोचा कि हम क्या करते हैं, अब हम हिंदी माध्यम से ना पढ़कर अब हम इंग्लिश माध्यम से पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे। आपने इसको चेंज किया। कोचिंग के रूल्स क्या है, कोचिंग के रूल्स कह रहे हैं कि आप अगर एक बार जिस बैच में ज्वाइन होंगे तो आप उसी बैच में रहेंगे, आपके साथ दूसरा बैच ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे बैच में ज्वाइन करने से अदर बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में अदर दूसरा बैच बहुत दूर तक पहुंच गया है और आपने अभी स्टार्ट किया, तो आप वहां पर सभी के साथ संपर्क नहीं बना पाएंगे, मतलब सभी के साथ समझ नहीं पाएंगे, आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो ये रूल है, आपने बैच लिया हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में जाना है, आप दूसरे बैच में जाना है, उसी मीडियम में रखते हैं, दूसरे बैच में जाना है, कुछ भी मान लीजिए, तो ये आप नहीं जा सकते, आप उसी में कंसिस्टेंसी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी वो है, यहाँ पर भी एक प्रिंसिपल कहता है, क्या कहता है कि आप मेथड चेंज हो सकते हैं, लेकिन कब, जब कोई कानून आए। कानून बोले तो जब अकाउंटिंग में कोई कानून आएगा, आईसीए होता है, तो उसमें जब कोई कानून आएगा तभी मेथड चेंज हो सकते हैं अकाउंटिंग में। और यहाँ पर कोचिंग में कब मेथड चेंज हो सकता है, आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम या बैच नंबर 1 से बैच नंबर 2 में, जब कोचिंग का ऑनर यानी मतलब मैनेजर या जो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर चाहेगा तब आपको चेंज कर सकता है। बस सिंपल सी बात है, अगर जब तक कानून आ जाएगा तब आप मेथड चेंज कर सकते हैं, वरना आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। इसके बाद में आता है एक्यूरल एजम्पशन। एक्यूरल एजम्पशन क्या होता है, तो एक्यूरल एजम्पशन में हमें जो भी रिसीव्ड हुआ, पेमेंट रिसीव्ड हुआ, हमें जो भी पेमेंट हमने पेड किया, हमें जो भी क्या हुआ रिसेप्टेबल हुआ, हमने जो भी पेएबल किया, तो ये सभी किस में आ जाएंगे, ये सभी अकाउंटिंग के अंतर्गत आएंगे। कौन सी अकाउंटिंग के अंतर्गत, एक्यूरल एजम्पशन के अंतर्गत आएंगे। अब एक्यूरल एजम्पशन में क्या होता है, ये कितने सब मनी से रिलेटेड हैं। तो मनी एक्यूरल एजम्पशन में कौन सा मर्केंटाइल सिस्टम, अकाउंटिंग का मर्केंटाइल सिस्टम यूज किया जाता है। कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज किया जाता है। अकाउंटिंग में मर्केंटाइल सिस्टम यूज किया जाता है। मर्केंटाइल मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एम फॉर मर्केंटाइल, एम फॉर जिसमें मतलब सारी चीजें यूज की जाती हैं, अकाउंटिंग एजम्पशन में यूज किया जाता है। अब सारी चीजों की मनी से संबंधित होती है, लेकिन सारी चीजों की अकाउंटिंग की जाती है, उसमें मर्केंटाइल सिस्टम यूज किया जाता है, मतलब मर्केंटाइल मनी से संबंधित अकाउंटिंग में यूज होता है। इसके बाद में आप बात करते हैं प्रिंसिपल की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या क्या है, तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या है कि मान लीजिए कोई भी ऑनर है, जो पर्सन एक है, उसने किसी दूसरे पर्सन के बिजनेस में रुपए डाला है, तो ये उसके लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। मतलब क्या है, जो ऑनर है ना, पर्सन 1 है, वो बिजनेस वाले के लिए लायबिलिटी बन जाएगी, परिसंपत्ति बन जाएगी, मतलब उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और ये इसका क्या बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा एसेट। ये जो चीज है ये बन जाएगी एसेट, और इसमें कलर चेंज करके बताते तो आपको आसानी होगी। और ये क्या है, ये बन जाएगी लायबिलिटी। ये किसकी लायबिलिटी बन जाएगी, बिजनेस पर्सन की लायबिलिटी बन जाएगी, ये लायबिलिटी बन जाएगी। और ये जो चीज़ है ये ऊपर गई है, ये इसका ये जो है ये बन जाएगा एसेट, बन जाएगा, संपत्ति बन जाएगी। तो ये चीज़ क्या है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी पर्सनल कहता है कि प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप ऑनर हैं और आप किसी भी बिजनेस में रुपए डाल रहे हैं, तो वो मतलब क्या है, आपका एसेट हो जाएगा, और वो बिजनेस क्या हो जाएगा, इसके लिए लायबिलिटी हो जाएगी। इस
बिजनेस वाले के लिए ऑनर क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। मतलब कोई भी बात है तो वो इससे ही डिसीजन लेना पड़ेगा। मान लीजिए अगर एक एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस का ले लेते हैं। रिलायंस में क्या है, रिलायंस के जो मालिक होंगे या फिर रिलायंस का थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाएगा। कोई ऐसा एग्जांपल, चलिए हम एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं जनरल लाइफ से। एक मान लीजिए आपकी एक दुकान है, एक आपकी शॉप है आपकी, एक दुकान है। आपने क्या कहा कि आप तो इसमें बैठ रहे हैं, ऑनर हैं इसके, आप इसमें हैं, बैठे हैं। इसके बाद में आपने सोचा कि एक दुकान हम और खोल लें। अब आप दो जगह तो रह नहीं पाएंगे, तो यहाँ के लिए आपने एक मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। मतलब कि इसके लिए पर्सन लगा दिया, बंदा लगा दिया कि हम इसमें बिजनेस में रुपए लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी संपत्ति हो जाएगी। और ये जो बंदा यहाँ पर बैठा है, पर्सन बैठा है, वो इसके लिए वो क्या हो जाएगा, वो इसकी लायबिलिटी हो जाएगी। ये चीज़ क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी इसकी। अब ये क्या है, ऑनर, अब ये अपने मन से तो कोई डिसीजन लेगा नहीं। जो भी बात होगी वो किससे पूछेगा, ऑनर से पूछेगा, क्योंकि ऑनर ने उसमें रुपए लगाए हैं। जब ऑनर ने रुपए लगाए तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर ऑनर किसी चीज़ में रुपए डालता है तो उसके लिए ऑनर की परमिशन होनी जरूरी है। इसके बाद में हम बात करते हैं मनी मेजर कॉन्सेप्ट पे। तो मनी मेजर कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्रांजैक्शन के आपके अकाउंटिंग तभी की जाएगी जब आप मनी कन्वर्टेड हो। जब इसका मतलब सीधा सीधा वही है कि ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग तभी की जाएगी जब आप में क्या हो, धन की परिवर्तनीयता हो, धन के बारे में बात की गई हो। यहां से इस वाले प्रिंसिपल से एक चीज और निकल के सामने आती है। क्या निकल के सामने आती है कि ऑनर ने बिजनेस में रुपए डाला तो वो क्या हो गया, कैपिटल हो गया। ऑनर ने बिजनेस से रुपए निकाला तो वो क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गई। अब मतलब क्या है, रुपए निकाला, रुपए निकालना मतलब वैसा रुपए बाद में रुपए निकालना नहीं कि मान लीजिए आपकी एक शॉप है और आपकी शादी हो चुकी है, आपकी साड़ी की शॉप है और आपकी शादी हो चुकी है, और आपने दूसरी शॉप एक खुलवाई और यहाँ पर दूसरा बंदा बैठता है। तो यहाँ दूसरे बंदे ने क्या कहा है, इसकी भी साड़ी की शॉप करवा दी और आपकी भी है। आपकी जो धर्मपत्नी आई वो आपके पास ना आकर क्या पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई, इस बंदे के पास में। अब यहाँ के दोनों दुकानों का एक अकाउंटेंट है, वो अकाउंट देखता है, अकाउंट का काम देखता है। जैसे मुनीम जी पुराने जमाने में देखते थे, तो एक अकाउंटेंट है, वो अकाउंट का काम देखता है। अब यहाँ पर क्या अकाउंट ने देखा कि यहाँ पर जो इन्होंने होलसेल से सामान मंगाया साड़ियों का, वो इतने रुपए का मंगाया, एक्स रुपए का मंगाया, और बाद में जो बेचा वो 22 रुपए का बेचा। लेकिन बीच में जो रुपए लगाया है वो क्या हो जाएगा, एक कैपिटल हो जाएगा, और जो रुपए निकाला है वो ड्राइंग्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल से मैंने बताया था, चलिए स्टार्टिंग से बताते हैं, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। कि मान लीजिए आपकी एक शॉप है और यहाँ पर आप दो शॉप नहीं करेंगे, एक ही शॉप करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर बैठते नहीं, आप यहाँ पर ऑनर हैं लेकिन यहाँ पर बैठते नहीं। यहाँ पर एक अकाउंटेंट बैठता है और एक यहाँ पर वो पर्सन बैठता है जो ये शॉप की देखभाल करता है। आपकी धर्मपत्नी गई, यहाँ से साड़ी ली। अब जब आपकी शॉप है तो रुपए क्यों देंगी, रुपए नहीं दिए। अब जब वो रुपए नहीं दिए तो मतलब क्या हो गया कि आपने इससे रुपए निकाले हैं। जो आपने वो स्टार्टिंग में रुपए लगाए थे उससे कुछ हिस्सा निकाल लिया है। तो यही क्या है, आपने निकाला या आपकी धर्मपत्नी ने निकाला, क्योंकि वो रुपए तो नहीं देकर गई हैं, वो आपके घर ही सामान गया। तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा, ड्राइंग। अब जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा, कि आपकी एक शॉप है, आपकी शॉप क्या है, किराना स्टोर है। किराना स्टोर से आपको शक्कर की जरूरत पड़ी, आपने पहले इसमें रुपए लगा लिए, तो वो आपने कैपिटल लगाया, बहुत सारी मतलब 2 बोरी 3 बोरी शक्कर ला के रख दिया, आप कस्टमर को बेच रहे हैं। अब अगर आपकी इस चीज़ में कोई अकाउंटिंग कर रहा है और साथ ही में क्या किया, आपको घर पर जरूरत पड़ी तो आपने घर से यहाँ से 5 किलो शक्कर निकाल ली, तो ये क्या है, ये आपकी ड्राइंग्स हो जाएगी। क्योंकि इस 5 किलो के भी रुपए लगे हैं ना, रुपए तो लगे हैं ना, तो ये अगर अकाउंटेंट लिखेगा तो इसको भी नोट करेगा। तो इसको आप किस में नोट करेगा, ड्राइंग्स में नोट करेगा। मतलब आपने रुपए इसमें से निकाले हैं तो इसमें नोट करेगा। तो ये क्या हो जाता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हो जाता है। इसके बाद में मनी मेजर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको बता दिया कि जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो किसकी होगी, जिसमें मनी से संबंधित सारी अकाउंटिंग होगी। इसके बाद में पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का कहलाता है, ये कहलाता है कि अगर आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियड चाहिए। मान लीजिए आपका परफॉर्मेंस है वो एवुलेट किया जाएगा, कैसे मतलब कोई भी चीज़ उसके निष्कर्ष निकाला जाएगा, वो पर्टिकुलर एक पीरियड चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पर ही चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी ऐसा तो है ना कि 1 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, तो 1 से 2 3 या फिर 5 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, 10 महीने लग सकते हैं, 12 महीने लग सकते हैं। तो ये चीज़ एक पर्टिकुलर पीरियड है। तो इसमें क्या है, कम से कम 1 साल का तो पीरियड चाहिए होता है किसी बिजनेस में। अगर आप बिजनेस की अकाउंटिंग निकाल रहे हैं, आप नेटवर्थ निकाल रहे हैं, बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं,
है तो कम से कम आपको 1 ईयर की पीरियडिसिटी चाहिए कि किस चीज़ के लिए, कि आप उस चीज़ की बैलेंस शीट बना सकें। इसके बाद में मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने जिस महीने जो खर्च किया उसी महीने आपने जो कमाया, या फिर जैसे जो आपकी जिस महीने इनकम हुई सेम पीरियड में जो भी हो रहा है, आपके सेम पीरियड में जो भी हो रहा है, जैसे मान लीजिए मंथ जनवरी का है, जनवरी के महीने में आपने खर्च किया 500 रुपये, और जनवरी कहना था, जर्मनी निकल रहा है तो सॉरी इसके लिए। तो जनवरी के महीने में आपने जो इनकम किया, आपने जो भी इनकम किया 600 रुपये 800 रुपये, वो इसी महीने में ही किया जाएगा, सेम पीरियड में ही दोनों का निकाला जाएगा, मतलब इनकम का एक्सपेंस का सेम पीरियड में। अगर 5 महीने की इनकम निकाली गई है तो 5 महीने का एक्सपेंस भी निकाला जाएगा, 6 महीने की इनकम निकाली गई है तो 6 महीने का एक्सपेंस भी निकाला जाएगा। हर चीज़ 2-2 महीने की निकाली जाएगी। क्या क्या है कि मतलब हर चीज़ सेम टाइम पे निकाली जाएगी। अगर आपका 8 महीने का एक्सपेंस निकाला गया तो 8 महीने की इनकम भी निकाली जाएगी, 8 महीने का खर्च तो 8 महीने की आय भी निकाली जाएगी, दोनों चीज़ें सेम निकाली जाएंगी। अब यहाँ पर आता है अगला कॉन्सेप्ट, कौन सा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है कि अगर आप मान लीजिए आपने 2011 में कोई भी एक बिल्डिंग लेकर खरीदी है, और ये बिल्डिंग आपने 2011 में 5 करोड़ की खरीदी है, और यह बिल्डिंग 5 करोड़ की खरीदी है। आज भले ही 2023 चल रहा है, और 2023 में आज के दिन इस बिल्डिंग की कीमत कितनी है, इस बिल्डिंग की कीमत भले ही आज 25 करोड़ है, 25 करोड़ हो, लेकिन जो आपकी मतलब आपकी जो बैलेंस शीट में रहेगी, बैलेंस शीट में कीमत कितनी रहेगी, 5 करोड़ ही रहेगी। 5 करोड़ की ही संपत्ति ये मानी जाएगी। आपकी ये संपत्ति 25 करोड़ की नहीं होगी। जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे या फिर इसको आप बेचेंगे, कहीं से कैपिटल रिसिप्ट करेंगे, जब बेचेंगे तभी तो कैपिटल रिसिप्ट होगी। जब आप यहां से कैपिटल रिसिप्ट करेंगे तब आपकी बैलेंस शीट में ये 25 करोड़ जोड़े जाएंगे। तो क्या है, अगर आपके पास कोई पुराना सामान है तो वो उस समय में जितने में खरीदा था वही बैलेंस शीट में सेम बना रहेगा हमेशा के लिए, जब तक आप उसको कैपिटल रिसिप्ट नहीं कर लेते वहां से। हालांकि ये जरूर है कि आपने पुराने समय में खरीदा, 5 करोड़ में खरीदा था, और 5 करोड़ के लिए आप क्या कर रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट कर रहे हैं। कैसे रिसिप्ट कर रहे हैं, उसको किराए पे दे रहे हैं, तो वो चीज किराए पर ऐड की जाएगी। लेकिन जो आपकी बिल्डिंग है, जो संपत्ति है, एसेट है आपका, ये जो बिल्डिंग एसेट है आपका, इस एसेट को आप बैलेंस शीट में 5 करोड़ ही दिखाया जाएगा, इसको 25 करोड़ नहीं दिखाया जाएगा। भले ही इसकी कीमत 25 करोड़ हो गई है, कल को आप इसको बेच रहे हैं, यहां से अगर 25 करोड़ प्राप्त कर रहे हैं तो ये बैलेंस शीट में आपका जोड़ा जाएगा। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहता है कि आपके पास अगर कोई पुरानी संपत्ति है तो वो उसी समय के जो आपने कॉस्ट की लिया होगी, कॉस्ट दी होगी, कॉस्ट देकर खरीदी होगी, परचेज की होगी, तो वो उसी समय के अकॉर्डिंग आपकी बैलेंस शीट में सेम बनी रहेगी, इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा। इसके बारे में आता है कंजर्वेटिव में, या फिर कह सकते हैं प्रोड्यूस में। तो इसमें क्या है कि आप फ्यूचर में होने वाले लॉस, जो भी नुकसान है वो तो अभी आप पता कर लें, फ्यूचर में होने वाले नुकसान है वो अभी पता कर लें, लेकिन भविष्य में जब कमाई होती है और रियलाइज नहीं होगा तो वो उसके लिए नो अकाउंटिंग, उसके लिए कोई अकाउंटिंग नहीं है, उसके लिए कोई अकाउंटिंग नहीं। अकाउंटिंग किसके लिए है, अकाउंटिंग उसके लिए है कि आपको फ्यूचर में भविष्य में कोई नुकसान हो रहा है उसके लिए अकाउंटिंग है। अगर आपको कमाई रियलाइज हो रही है कि आप आगे इतना कमाने वाला, तो उसके लिए अकाउंटिंग नहीं, वो उसके उसी समय अकाउंटिंग होगी कि आपको कितना रिसिप्ट हुआ है, वो इसी समय अकाउंटिंग होगी। लेकिन अगर कुछ नुकसान होने वाला तो उसकी अकाउंटिंग अभी की जा सकती है, और उसी समय अकाउंटिंग किसकी की जाएगी, जो आपको फायदे होंगे। ये देखिए लिखा है फ्यूचर लॉस है तो अकाउंटिंग आगे से की जा सकती है, और फ्यूचर में अगर प्रॉफिट है तो अकाउंटिंग उसी समय होगी, करेंट टाइम में भी होगी, उसी टाइम पर होगी। इसके बाद में आप बात करते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट की। ये क्या होता है भाई, ये चीज क्या है। चलिए मान लीजिए आपकी शादी हो रही है, मान लेते हैं। अब आपकी शादी हो रही है, इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन में देखते हैं कि आपको हर एक चीज बतानी चाहिए। किसमें, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अकाउंटेंट को हर एक चीज बतानी चाहिए। इसमें बताएगा कि ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, हर एक चीज, हर एक सूचना आपको डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। लेकिन यहां पर भी एक चीज है, ये तो आप फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोल दिया है। इसके बाद में डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले हम इसके बारे में देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले हम इसको देखते हैं
डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो एक और कॉन्सेप्ट आएगा इसको हम पढ़ेंगे, तो इसके साथ ही में करेंगे दोनों को। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, तो ये कहता है कि जो भी आपका डेबिट का अमाउंट है और जो भी क्रेडिट का अमाउंट है उनकी अकाउंटिंग की जाएगी। उनकी अकाउंटिंग की जाएगी, किसके किसके की जाएगी, डेबिट के अमाउंट की और क्रेडिट के अमाउंट की। जो आपके पास आया, जो आपसे गया, मतलब जो आउटफ्लो हुआ, जो इनफ्लो हुआ, इसकी अकाउंटिंग की जाएगी। तो इसीलिए आपके एसेट्स के द्वारा जो आउटफ्लो हुआ, तो इसीलिए एक अकाउंटिंग का इक्वेशन दी जाती है। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। एसेट इक्वल क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी प्लस कैपिटल ये आपका एसेट इक्वल होता है, अकाउंटिंग की इक्वेशन हो जाती है। तो ये चीज आप याद रख लीजिए। अब हम बात करते हैं इसकी फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट की। इसके बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं मैटरलिटी कॉन्सेप्ट की। तो मैटरलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप वो सभी उतनी ही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कीजिए जितना कि सामने वाला बंदा खुश बना रहे, जितना कि सामने वाला बंदा डिसीजन ले पाए, आपके लिए डिसीजन ले पाए। चलिए हम बात करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। तो ए गया बी के पास शादी के लिए बोला। तो इसने ए पर्सन बोल रहा है कि आपका अगर कोई पास्ट रहा हो तो आप हमें बता दीजिए। तो बी पर्सन ने क्या कहा कि भाई मेरा तो बहुत पुराना पास्ट रहा है, मेरे 8 या 9 गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहे हैं, मेरे इतने ये रहे हैं, और अभी 10 दिन पहले तो मेरा एक के साथ ब्रेकअप हुआ है, और ये हुआ, सारे पास्ट बता दिए, सब कुछ बता दिए। तो जब सब कुछ बता दिया वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। मतलब क्या है कि आप अगर अकाउंटिंग करवा रहे हैं तो आप सारी चीजें बता रहे हैं। आपका बिजनेस है, आपने बताया कि मेरा 50 करोड़ का बिजनेस है और मैंने इतना इनफ्लो किया, इतना आउटफ्लो किया, ये किया, वो किया, साथ में ही, और इतना मुझे लॉस हो गया, इतना मुझे ये हो गया, सब कुछ बता दिया। साथ में आपने ये भी बता दिया कि एक एम्प्लॉय ने मेरे 200 रुपए चुरा लिए। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप ये कि अलग से बात कर रहे हैं, ये बताने काबिल ही नहीं, ये बताने काबिल नहीं। अब सामने वाला बंदा क्या सोचेगा कि इसके जब एम्प्लॉय ऐसे हैं तो कैसा क्या होगा, यहाँ पर तो ये चीज बताने वाली नहीं है। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि आप बताइए, सारी चीजें खोल के रखिए, सारी चीजें डिस्क्लोज रखिए, सारी इंफॉर्मेशन दीजिए। और इसके साथ में लेकिन क्या एक और कॉन्सेप्ट है मैटरलिटी कॉन्सेप्ट, ये कहता है लेकिन उतनी ही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कीजिए, उतनी ही इंफॉर्मेशन बताइए जितनी सामने वाला बंदा डिसीजन ले सके उस बारे में। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ए बंदा बी बंदे के पास गया और इससे बोला कि शादी करनी है, शादी करने के लिए आपको अगर कोई पास्ट पुराना तो बताइए। तो बी बंदे ने सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया, बी बंदे ने सब कुछ बता दिया, A to Z चीजें बता दी, तो वो किस में आ जाएगा, फुल डिस्क्लोजर में आ जाएगा। तो ए बोला, अब ए क्या डिसीजन ले पाएगा, वो सोचेगा कि इतने पास्ट बताया, इतना बेकार, आगे कैसा ये मेरे साथ रहेगा, चलिए छोड़ते हैं, हटाइए, जाने देते हैं। अब क्या है, अब हम मैटरलिटी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ए बंदा गया, इसके बाद बी बंदे के पास गया ए बंदा, तो ये बोला है कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। अब ये देखिए, आप बंदा बंदा बोल रहे हैं, आप ये मत समझिए लड़के लड़के आपस में, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक अलग अलग जेंडर समझिए। चलिए हम यहाँ पर कुछ अलग से ले लेते हैं। एक यक्स गया, एक बाई गया, किसी के पास गया, आप कोई भी, आप लड़के समझिए लड़का समझिए, आपके ऊपर, आप जैसे भी समझना चाहते हैं। ये गया इसके पास और इसके पास गया, इससे पास्ट पूछा, इसने अगर सब कुछ बता दिया, A to Z चीजें बता दी कि मेरे इतने 10 बॉयफ्रेंड या 10 गर्लफ्रेंड थी, अभी 5 दिन पहले मेरे एक का ब्रेकअप हुआ है, मैंने उसको ये मतलब इतने गिफ्ट दिए थे, उसके इतने गिफ्ट लिए थे, ये किया, वो किया, फलाना किया, ठिकाना, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारी चीजें बता दी, हमने बहुत सी चीजें बता दी। तो ये फुल डिस्क्लोज कर दिया, सामने वाला बंदा डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो सोचेगा ये ऐसा, चलिए छोड़ते जाने देते हैं। इसके बाद में आपका ये कॉन्सेप्ट, आपने फिर कहा कि हम फुल डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हमने तो अगला वाला भी तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने तो अगला वाला मैटरलिटी का कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ा है। तो मैटरलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमें उतनी ही इंफॉर्मेशन बतानी है जितनी वो रिलीवेंट है और जो सामने वाला बंदा डिसीजन ले पाए। अब जब ये यक्स बंदा गया इसके पास, इसने बोला कि आपका कोई पास्ट तो बता दीजिए। तो इसने क्या कहा कि पास्ट तो चलिए सबका होता है, कहीं ना कहीं किसी सभी का होता रहता है, लेकिन हम पास्ट को उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप रेडी हैं तो हम आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसने क्या कहा कि फुल डिस्क्लोजमेंट भी कर दिया, एक तरीके से उसने सब कुछ बता दिया कि पास्ट सभी का होता है, उसका भी है, ज्यादातर लोगों का पास्ट होता है, उसका भी, उसने सारी चीजें बता दी। लेकिन क्या है, उसने सारी चीजें खुले तौर पर नहीं बताई, उसने बिल्कुल A to Z इंफॉर्मेशन नहीं दी है। उसने क्या कहा, मैटरलिटी कॉन्सेप्ट को अपनाया और उतनी ही इंफॉर्मेशन दी है जितनी सामने वाला बंदा डिसीजन ले सके। इसके बाद में अगला जो कॉन्सेप्ट आता है और जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल आता है वो क्या है, रियलाइजेशन प्रिंसिपल। ये उसी का है, अगर प्रॉफिट है तब वह
पहचाना तभी जाएगा जब वह रियलाइज होगा। अगर मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है, जैसे एक्स बंदा गया इसके पास गया, तो अगर ये इसने सब कुछ बता दिया, पहले तो फुल डिस्क्लोज किया, तो ये तो डिसीजन नहीं ले पाएगा, छोड़ देगा, हटा ये जाने देते हैं। अब इसने जब फुल डिस्क्लोज नहीं किया, मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अपनाया, तो अब ये क्या होगा, तो ये अपनी तरफ से हाँ नहीं करेगा, मतलब अपनी तरफ से ये नहीं सोचेगा कि ये हाँ करेगा या ना करेगा। इसको जब रियलाइज होगा, जब ये हाँ बोलेगा तब इसको रियलाइज होगा, मतलब तभी पहचान पाएगा कि जब ये अगला बंदा सामने वाला हाँ करेगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आज हमने अकाउंटिंग के बेसिक्स को जाना है। इसके बाद में आने वाली 3 क्लासेस में हम अकाउंटिंग को पूरा खत्म कर देंगे, और अकाउंटिंग को खत्म करने के बाद में यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारे यहीं से फंस जाएंगे। थोड़ा सा हम करेंट डाटा भी ले आएंगे, जो भी इससे संबंधित हो सकता है, थोड़ा बहुत मिल जाए। इसके बाद में जो कुछ भी मिलेगा सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे, सारी चीज़ें आपके सामने हम डिस्क्लोज करेंगे, सारी चीज़ें लेकिन डिस्क्लोज कर देंगे। हम मैटेरियलिटी इन्फॉर्मेशन नहीं रखेंगे, हम सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर देंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, जो क्वेश्चन आ सकते हैं और जो क्वेश्चन आने वाले हो सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, कहां से क्वेश्चन कैसा बनता है, ये सारी चीजें बताएंगे। चैनल वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मॉडर्न हिस्ट्री के और इकोनॉमी के ऐसे सभी मैराथन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमी के वीडियो आ चुके हैं, साथ में इंडस्ट्रियल रिलेशन के भी वीडियो आ चुके हैं, तो इनके वीडियो जाकर आप देख लीजिए। और ईपीएफओ की तैयारी के लिए रिवीजन बिल्कुल आप अपने पीक पर पहुंचाइए, रिवीजन को आगे पहुंचाइए। साथ ही साथ में हम कंप्यूटर की क्लास और जनरल साइंस का और बचे हुए सब्जेक्ट, अन्य सब्जेक्ट की क्लास लेकर बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आर्ट एंड कल्चर की जिसको जरूरत है वो कमेंट में बताइएगा। आर्ट एंड कल्चर की क्लास भी आपके सामने आपको लगवा दी जाएगी, लेकिन वो 26 जून को लगा दी जाएगी। इसके साथ में आपको सिर्फ वहां पर रिवीजन करने का टाइम मिलेगा 2-3 दिन का। कंप्यूटर की क्लास भी उसी टाइम पे लगाएंगे, जिससे आप रिवीजन कर सके और आपको याद बना रहे डाटा, और आप 10 में कम से कम 8 क्वेश्चन करके आए। लेकिन मेरी गारंटी है जो हम पढ़ाएंगे वो आपको 10 में कम से कम आप 8 से 9 क्वेश्चन तो वहां से करके आएंगे। अगर आपने थोड़ा सा और दिमाग लगा दिया, क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लिया क्वेश्चन के ऑप्शन को, तो आप 10 में से 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन वहां से कंप्यूटर के हिला के नहीं, बिल्कुल फाड़ के आएंगे, वहां से करके आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी लोग अच्छे से ख्याल करें और ईपीएफओ की तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।